हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लेक्चर में देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा, कि आखिर ये सोवियत सिस्टम है क्या जिसकी बात करते रहते हैं। यूएसएसआर का सिस्टम, कम्युनिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम भी अगर कोई पूछे तो उसका आंसर आपको यहीं दिखेगा। यूएसएसआर, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, रिपब्लिक्स, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीज थे। came into being after the socialist revolution in Russia in 1917। तो इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। रशिया में हुआ था 1917 में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। बहुत ज्यादा इंपैक्ट था इसका। मेरे से अगर कोई पूछे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट घटना मॉडर्न हिस्ट्री की तो ये रशियन रेवोल्यूशन है। सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे फ्रेंच रेवोल्यूशन है। और इसने सोशलिज्म की लहर ला दी थी, ठीक है, कि वर्कर्स के राइट, पीजेंट्स के राइट, इंसान के राइट्स, है ना। द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म as opposed to capitalism and the need for an egalitarian society। egalitarian का सोसाइटी का मतलब होता है सब लोग बराबर हैं। अच्छी अच्छी बात है ना। तो मार्क्स के जो आइडियाज थे वो रियलिटी में आ गए यहाँ पर, ठीक है। बहुत बड़ी बात थी ये, वर्कर के राइट आना, है ना। आपके जो उस फैक्ट्री में वर्कर है, जो उसका मालिक है, मैनेजर्स हैं, सब इक्वल हैं, ठीक है। ये बात है सोशलिज्म की। ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही हो गया होगा। This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property। बोलते प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, ये सब सब लोगों की है प्रॉपर्टी, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट सेक्टर की थी सबको सरकार ने ले लिया, या आप सेकंड वर्ड यूज कर सकते हो कि वो प्रॉपर्टी किसी की नहीं हुई, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दी गई एंड कॉन्शियसली डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। सबको इक्वल जमीन मिलनी चाहिए, राइट। कितनी अच्छी बात है ना, सुन के कितनी अच्छी लग रही है। थ्योरी में मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिएगा आप। इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट इंपॉर्टेंट है। लिख लो अपने नोट्स में, कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है मोर देन स्टेट ऑल्सो, ठीक है। नोट्स में लिख लो और ये पॉइंट क्लियर होते जाएंगे अभी। तो इन्होंने स्टेट को प्राइमेसी दी, स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। और एक ही पार्टी है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई पार्टी है नहीं दोस्तों। मेंबर्स बनना है एक पार्टी के बनो। भारत में भी शायद ऐसा ही हो रहा है अभी। एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड। कोई अपोजिशन अलाउड नहीं, एक पार्टी, है ना। एक पार्टी है, वही है जो है आपका, वही चलता रहेगा। काइंड ऑफ सिमिलर सिस्टम चाइना और रशिया में आज भी है। द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड। पूरी प्लानिंग करनी है 5 साल की, 10 साल की। भारत में भी प्लानिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था, प्लानिंग कमीशन का। अब वो अबॉलिश कर दिया कि नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या होगा, प्लानिंग कमीशन पूरा पैसा अलोकेट कर दिया। इस सेक्टर को इतना, इसको इतना, हम ये अचीव करेंगे, ये बनाएंगे, ये ब्रिज बनाएंगे, वो करेंगे, है ना। प्लानिंग एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। हर चीज स्टेट कंट्रोल करेगा। घड़ी कौन सी मिलेगी, ठीक है, आप खाओगे क्या, करोगे क्या, आपका रिलीजन, हर चीज स्टेट कंट्रोल करेगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं, ठीक है। कार चलानी है, उबर चलानी है, एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, वो भी स्टेट चलाएगा आपके लिए। सब कुछ स्टेट करेगा, ठीक है। और स्टेट जब करेगा तो वो ध्यान रखेगा कि सब लोगों को इक्वल राइट्स मिले, किसी को भी ज्यादा प्राथमिकता ना मिले। After the Second World War, the East European countries that Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR, Union of Soviet Socialist Republics। फासिस्ट फोर्सेस मतलब इटली और जर्मनी के हाथ में जो कंट्रीज थे, वो ईस्ट साइड में जो भी थे दोस्तों, वो सब यूएसएसआर को मिले, और जो वेस्ट साइड में थे वो यूएसए, फ्रांस और इंग्लैंड को मिले। अब आप बोलोगे कि उन्होंने कब्जा तो नहीं किया। हाँ, ये कैपिटलिज्म की एक अच्छी बात थी कि उन्होंने डेमोक्रेसी फॉलो करी और सबका स्टेट्स अलाउ करा, तो सबको आजाद कराया उन्होंने, है ना। तो ये चीज उनकी अच्छी थी। यहाँ पर यूएसएसआर ने अपना ठप्पा लगा दिया, चढ़ के बैठ गए इन कंट्रीज पे, हटने को तैयार ही नहीं। बोलते सब मिला के यूएसएसआर है ना। सैटेलाइट कंट्रीज हैं, ऐसे वर्ड यूज करने लगे। तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जिसका मैप हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो सब यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गए। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। यूएसएसआर का मॉडल सक्सेसफुल भी था दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको बताया ग्लोबल डिप्रेशन के टाइम में पूरा दुनिया तबाह हो रहा था और यूएसएसआर अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहा था, ठीक है। तो बाकी कंट्रीज में भी अडॉप्ट करा गया, और इवन इसका इम्पैक्ट दोस्तों
अमेरिका, ब्रिटेन, बाकी सारे कंट्रीज में, सब में भी था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे कैपिटलिस्ट रहे। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि कैपिटलिज्म ने भी काफी चीजें कम्युनिस्ट कंट्रीज की अपनाई है। जैसे सरकार काफी इंटरवीन करती है जहाँ पे भी लोग प्रॉब्लम में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर को जो करना है करने देते हैं, है ना। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। सेकंड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड में कौन आता है? यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज, कैपिटलिस्ट। सेकंड वर्ल्ड में ये कम्युनिस्ट नेशंस, यूएसएसआर के अंदर जो आते हैं। थर्ड वर्ल्ड में कौन आता है? इंडिया, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज, अफ्रीका के कंट्रीज, साउथ एशिया के कंट्रीज। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट ब्लॉक कराने लगा सेकंड वर्ल्ड भी। द वॉर्सो पैक्ट, मिलिट्री अलायंस जो बनाता है इन सबका, जैसे नाटो उनका बनाता है, ऐसे वॉर्सो पैक्ट बनाता, हेल्ड देम टुगेदर। द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। यूएसएसआर जो बोलता था वही चलता था। ठीक है, तो ईस्टर्न कंट्रीज के जो नेशंस थे वो अपने अपने कंट्रीज तो थे दोस्तों, लेकिन वो यूएसएसआर के कंट्रोल में थे। सब जगह कम्युनिज्म था और सब जगह कम्युनिस्ट की सरकार थी। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यूएसएसआर जो कहता था वही चलता था उन कंट्रीज में। ईस्टर्न कंट्रीज में भी, ईस्टर्न कंट्रीज क्या, ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ग्रेट पावर बन गई सोवियत यूनियन। द सोवियत इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूएस। सिर्फ यूएस था एक चैलेंज इकोनॉमी वाइज भी। आज रशिया की इकोनॉमी ठुकी पड़ी है, अच्छी नहीं है, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। रशिया की इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट। रशिया मतलब यूएसएसआर, यूएसएसआर की इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, सेकंड नंबर पे कह सकते हो, बेस्ट यूएस की थी, विदाउट एनी डाउट। देखते हैं कैसे अच्छी थी सोवियत की इकोनॉमी। इट हैड अ कॉमन कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क था, टेलीग्राम वगैरह चीजें, है ना। ये इंटरनेट तो उस टाइम में था नहीं। फोन की भी लाइन ठीक ठाक थी। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, आज भी है। ऑयल तो आज भी है। ऑयल की कमी क्यों हो गई, रेट क्यों बढ़ गए आज ऑयल के? क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है और ये रशिया से ऑयल आ नहीं पा रहा। आयरन एंड स्टील भरा हुआ था, मशीनरी भर भर के प्रोड्यूस होती थी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, पहली बार आप कह सकते हो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काइंड ऑफ आया था। एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरियाज विद एफिशिएंसी। बहुत बड़ा रशिया है लेकिन सब कुछ वेल कनेक्टेड था, बहुत अच्छी रोड्स बनी हुई थी। ठीक है, तो फिर दूर 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 तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इनके एरियाज कनेक्टेड है और एफिशिएंट भी, अच्छे रोड्स है ना। अच्छे रोड्स, पक्के रोड्स ऐसे बने हुए थे। It had a domestic consumer industry that produced everything from pins to cars. सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों यूएसएसआर में, पिन से लेके कार तक। दो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज। ये नोट में लिख लेना अपने दोस्तों, क्वालिटी वेस्टर्न कंट्रीज की बेटर थी, यूएसएसआर की क्वालिटी नहीं थी। प्रोड्यूस तो वो सब कुछ कर रहे थे। द सोवियत स्टेट एंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स। ये कम्युनिज्म की तो फिलॉसफी होती है कि मिनिमम सबको मिलना चाहिए, नीड मिल एज पर देयर नीड मिलना चाहिए, है ना। मिनिमम तो मिलना ही चाहिए सबको, तो वो सरकार देती थी। एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। तो एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम सब मिल रहा है फ्री में, सब कुछ फ्री में मिल रहा है ना। और अच्छा मिल रहा है। ठीक है, अच्छा मिल रहा है। एंड हेल्थ, सब राइट्स हैं। आप जस्ट नोट करिए दोस्तों, जब मैंने आपको समझाया था कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने काफी कुछ यहाँ से उठाया है, तो यही देखिए, हेल्थ राइट्स, चाइल्ड केयर, एजुकेशन। जैसे यूएसए में 12वीं क्लास तक एजुकेशन फ्री है, कहाँ से उठाया है ये? कम्युनिस्ट फिलोसफी है ना। तो काफी चीजें उन्होंने भी उठाई है, पिक करी है अच्छी अच्छी चीजें। ये अच्छी चीज है यूएसए की कि उसने अच्छी चीजें उठा के बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी है, जिसमें वो बहुत सक्सेसफुल रहा है ना। तो ये सब चीजें हैं। और देखो, मैं आपको थ्योरी में पढ़ के कितना अच्छा लग रहा होगा सोवियत का, और बहुत सक्सेसफुल रहा सोवियत इस चीज में। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी बड़ी बात है। ये सब करने के बाद भी कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, क्यों? क्योंकि सबको सरकार जॉब तो दे ही रही है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि खेत किसके हैं, फैक्ट्री किसकी है, सब स्टेट का है। लैंड एंड प्रोडक्टिव असेट्स वर ओन एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट। तो ये सब कुछ स्टेट का है, सारी प्रॉपर्टी, सारे स्कूल, हेल्थ, फैक्ट्री, सब स्टेट का है। ठीक है, थोड़े से नेगेटिव्स देखते हैं। सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजंस। ये सब थोड़े नेगेटिव है। पॉजिटिव्स के बाद नेगेटिव पे आते हैं, और नेगेटिव दोस्तों थोड़े ज्यादा ही हो जाएंगे। ठीक है, ऑथोरिटेरियन मतलब कोई सुनवाई नहीं, आपकी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ब्यूरोक्रेटिक, चीजें आसानी से मूव कर रही हैं, स्लो स्लो, आसानी से नहीं, स्लो स्लो मूव कर रही हैं, है ना। बहुत ही सारा हसल है, और ऑफिशियल्स के हाथ में ज्यादा ही पावर है कुछ, है ना। जैसे भारत में आईएएस के हाथ में कुछ ज्यादा ही पावर है, अब कम होती जा रही है। इससे लाइफ सिटीजन्स की बहुत टफ हो जाती है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच
Stifled people who often express their dissent in jokes and cartoons. डेमोक्रेसी है नहीं, वोटिंग आप कर नहीं सकते, सरकार को हटा नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है नहीं, फ्रीडम स्पीच भी नहीं होती दोस्तों कम्युनिस्ट कंट्रीज में, आप क्योंकि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। तो ये सब लोगों को सही नहीं लग रहा था और वो अपना गुस्सा जो है जोक्स और कार्टून से निकालते थे, जैसा आज भी काफी निकालते हैं लोग। और भारत में निकालते हैं ना आज काफी लोग, क्योंकि कुछ अगर वैसे बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं, तो सेडिशन वगैरह लग जाता है। और आपको याद होगा कि आजादी से पहले भी भारत में यही सब होता था कि जोक्स से निकालते थे, इवन जोक्स में भी लोगों को पकड़ के ले जाते थे। आपको याद होना चाहिए तिलक की स्पीचेस पे के लिए उनको सजा दे दी गई थी, जेल हो गई थी, है ना। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म, क्योंकि रिफॉर्म तो चाहिए दोस्तों, सब ढीले हो गए थे। देखो दोस्तों, शुरू में क्या हुआ ना, सोवियत जब आजाद हुआ 1971 में, जब ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ, बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं उसे, तो लोगों में मोटिवेशन बहुत ज्यादा था, उनमें देश प्रेम बहुत ज्यादा था कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज से आगे निकलना है। इसके लिए वो आगे निकले भी थे, ठीक है। लेकिन ये मोटिवेशन दोस्तों लिमिटेड टाइम तक ही रहा। एक जनरेशन जब दूसरी जनरेशन से रिप्लेस हुई स्टालिन के बाद, तो लोगों में वो मोटिवेशन नहीं रहा। साथ साथ में स्टालिन ने काफी गलत हरकत, गलत काम भी किए थे, जिससे लोगों का मोटिवेशन काफी लो हो गया था और अच्छे लोग भी चले गए थे पार्टी से। तो वो रीजंस दिखेंगे कि देखो, ऐसा स्टेट जब बना हुआ है ना, तो सबका साथ चाहिए, लोगों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ आप डॉक्टर हो, दूसरा वाला झाड़ू लगा रहा है, दोनों लोग बराबर हैं। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि अगर झाड़ू लगा के भी आपको इक्वल पैसे मिल रहे हैं, देखो किसी को मैं नीचे नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज भी तो होती है ना, डॉक्टर तो ज्यादा मेहनत कर ही रहा है ना, लाइफ में उसने ज्यादा मेहनत करी है ना पढ़ाई में, राइट। दो लोग हैं, दोनों इक्वल कमाते हैं, मतलब इक्वल स्टेट पर है, दो भाई हैं, तो दो भाई हैं, ठीक है। दोनों के पास सब इक्वल रिसोर्सेज हैं। एक मेहनत करके डॉक्टर बन जा रहा है या रिसर्च कर रहा है, दूसरा मेहनत करके नहीं कुछ छोटे मोटे काम कर रहा है, दोनों की सैलरी बराबर है। तो मोटिवेशन कहाँ होगा कि किसी में भी मेहनत करने का, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ह्यूमन नेचर को इमेज करता है। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है दोस्तों पढ़ाई करके मेहनत करके आगे निकलने का, तो आप वो करोगे ही क्यों। आपको बोल दिया जाए आप जो करना है कर लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, पैसे आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे और कुछ नहीं करोगे तब भी 1 लाख मिलेंगे, कुछ छोटा मोटा दूसरा काम कर लोगे तो एक चीज सोवियत सिस्टम की, एक कम्युनिस्ट सिस्टम के डिसएडवांटेज है। So the one party system represented by the Communist Party of the Soviet Union had tight control over all institutions as was unaccountable to the people. जब वोट ही नहीं हो रहे तो क्या अकाउंटेबिलिटी है ना, स्टेट की कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं, कोई हटा ही नहीं सकता। कोई आदमी बोलता था कि ये काम गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, जेल में डाल देते थे, किसी किसी को मार भी देते थे, तो कैसे चलेगा। The party refused to recognize the urge of the people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs. तो ये तो दोस्तों यूएसएसआर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज में तो और बड़ी प्रॉब्लम थी। ये कम्युनिस्ट पार्टी ने तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करा कि 15 जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, जो 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स हैं, उनको अपने अधिकार होने चाहिए कल्चरल राइट्स के। वहां पे भी इम्पोज कर रहे हैं अपना कैथोलिक रिलीजन, इम्पोज कर रहे हैं, अपनी चीजें चला रहे हैं, है ना। तो कैसे चलेगा। तो लोगों को अपने कंट्रीज के मतलब राइट चाहिए थे लोगों को, देखते थे वो वेस्टर्न कंट्रीज कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर कंस्टिट्यूटेड द यूएसएसआर। देखो पेपर पे तो रशिया एक बस एक एक रिपब्लिक है यूएसएसआर का, इन रियलिटी रशिया ही सब कुछ चला रहा था, एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट निग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। तो और जो कंट्रीज थे, यूएसएसआर के 15 रिपब्लिक थे दोस्तों, ठीक है। उन कंट्रीज को मैप में आप एक बार सर्च कर सकते हो, एनसीईआरटी में तो मैप बना नहीं रखा और मैं अभी वो दिखा नहीं रहा आपको। तो उसके अंदर रशिया एक कंट्री था, बाकी 14 और रिपब्लिक्स थे। उन 14 रिपब्लिक्स में तो अलग ही लेवल की चीज, एक तो रशिया में भी दोस्तों क्रांति चल रही थी, है ना, लोगों की। लेकिन रशिया में थोड़ा सा ये तो था कि हाँ डोमिनेंट फैक्टर, कि लोग तो खुश थे, कि प्राउड तो था कंट्री पे, हाँ हमारा कल्चर एक बड़ा चल रहा है, ठीक है। बाकी कंट्रीज में तो जबरदस्ती इम्पोज कर रखा था चीजें, ठीक है। अभी देखेंगे वो 12 कंट्री, वो जो कंट्रीज जो है ना वो भी आजाद होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे इसी चैप्टर में। इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। आर्म्स रेस में दोस्तों यूएसएसआर ऑलमोस्ट बराबर था यूएस के, ऑलमोस्ट सिमिलर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स भी पनडुब्बी में लगा दिए, सबमरीन में, है ना।
प्लेन में लगा दिए, मिलिट्री को दे दिए, सब कुछ ये ऑलमोस्ट बराबर था। बहुत बहुत बड़ी कॉस्ट पे आया था ये। वो कॉस्ट क्या थी? सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन। इसको नोट में लिख लो कि यूएसएसआर पीछे क्यों रह गया वेस्ट से। इसका मेन रीजन है आपने टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करा। वेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया, यूएस ठीक है, बहुत आगे निकल गया। स्पेस टेक्नोलॉजी में एक टाइम में रशिया काफी अच्छा कर रहा था, लेकिन अब आपने खुद ही नोट करो नासा कितना बड़ा बन चुका था, है ना। नासा जब बना तो शुरू में सोवियत यूनियन काफी अच्छा था, आप अगर हिस्ट्री चेक करेंगे। लेकिन इवेंचुअली टेक्नोलॉजी, फोन, ये वो, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, ये बहुत चीजों में आगे निकल गया, क्योंकि यूएस के जो इंस्टीट्यूशंस थे, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, ये वो नंबर, ये अलग ही लेवल के बन गए, अलग ही लेवल के। एक से एक बढ़िया लोग इन्होंने प्रोड्यूस करे। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पावर, अगेन यूएसए बहुत आगे, बहुत इनोवेशन करी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूएस में वोटिंग का राइट है, तो लोग हैप्पी थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच थे। प्रेसिडेंट को गाली दो यूएस में, कोई इशू नहीं। यूएसए ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर आए, उनके उनके उन्होंने बोला और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया। सब लोगों को अधिकार, ब्लैक हो, जो भी हो, कुछ भी रीजन के हो, बस आप काम करना चाहिए, आप बेस्ट होने चाहिए, किसी भी कंट्री के हो, यूएसए आ जाओ। इसीलिए यूएसए को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 बहुत पॉपुलर इवेंट है, वीकन द सिस्टम इवन फर्दर। सोवियत अफगानिस्तान में गया था कि हाँ हमारी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, एक साल में वापस आ जाएंगे, वहां पे भी कम्युनिस्ट सरकार बन जाएगी। 1979 में गया, 10 साल तक वहीं रह गया, और यहाँ अमेरिका ने भी अच्छा फंसाया कि मुजाहिदीन को खूब बम बम दिए। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ वेस्ट। तो प्रोडक्टिविटी एक तो बहुत कम, क्वालिटी पहले ही अच्छी नहीं थी आपकी, टेक्नोलॉजी भी बहुत नीचे गिर गई। वेजेस जो थे लोगों के वो ठीक थे, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गई। वेज से होगा क्या? आपकी आज सैलरी है 100 रुपए, अब हो गई आपकी सैलरी लेट से 200 रुपए, लेकिन फ्यूल की प्राइस जो 50, जो लेट से 10 रुपए के थे, अब वो हो गए 50 रुपए। तो फ्यूल प्राइस ज्यादा तेज बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये इन्फ्लेशन समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि वेजेस ही बढ़ना सब कुछ नहीं होता, इन्फ्लेशन भी देखा जाता है। तो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा थी। दिस लेड टू द शॉर्टेजेस इन ऑल कंज्यूमर गुड्स। तो शॉर्टेज हो जाएगी जब इन्फ्लेशन, बड़ी इसलिए रहेगी क्योंकि शॉर्टेज, आपके पास फूड की शॉर्टेज, चीजों की शॉर्टेज, है ना, कमी हो गई, जैसे श्रीलंका में आज है। फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज्ड एवरी ईयर, इंपोर्ट करना पड़ रहे थे फूड, और वो बढ़े ही जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, डॉलर्स थे नहीं रशिया के पास। सोवियत इकोनॉमी वाज फॉल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट। 1970 के बाद सोवियत इकोनॉमी जैसी 1970 में थी वैसी 80 में रही, 10-15 साल तक कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव्स, और यहीं हम दोस्तों किस तरफ मूव कर रहे हैं अभी? डिसइंटीग्रेशन की तरफ, डिसइंटीग्रेशन जो होगा सोवियत यूनियन का। तो दैट्स ऑल। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।